नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों मेरा नाम है विजेंद्र। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। सिवान शहर से हमारा जो गांव की दूरी थी लगभग 1.5 से या 2 घंटे की बस का सफ़र था। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये आज की नहीं है, साल 2003 की है। जब मैं जवान तो हो चुका था, उम्र लगभग 22 से 24 साल के बीच में थी। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं था। खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं, हम मेन कहानी पर आते हैं। मैं गांव में रह कर के पढ़ाई लिखाई किया करता था, थोड़ी खेती बाड़ी थी और मैं अपने पापा का सबसे लाडला बेटा था। मेरे से बड़ी 2 बहनें थी, उनकी शादी वगैरह हो चुकी थी, वो अपने अपने ससुराल में चली गई थी। मैं पिता का लाडला था तो मेरे घर में मान सम्मान कुछ ज़्यादा ही होती थी। मैं जो जिद करता था ना तो जिद जल्द ही मान ली जाती थी। पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पापा शहर में नौकरी करते थे और हर शनिवार को रात वाली बस से वो आते थे। जब शनिवार आता था ना तो मेरे लिए कुछ न कुछ वो तोहफा जरूर लेके आते थे। मैं जिद करता था कि पापा मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए था। और तब कहते कोई बात नहीं, जब अगली शनिवार को मैं लौटूंगा और तब वो चीज़ तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, तब तक तुम इसी से काम चलाओ। मैं बड़ा खुश रहा करता था। वो शनिवार का रात मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पापा को बोला था कि पापा मुझे एक रिस्ट वॉच की ज़रूरत है, मेरे साथियों के पास में रिस्ट वॉच है, मेरे पास में नहीं है। पापा झट से कहने लगे चिंता मत कर, अगले शनिवार को जब मैं आऊँगा ना तेरे लिए बढ़िया सी कलाई की घड़ी लेके आऊँगा। और वो शनिवार आ चुका था। मैं सुबह से ही बड़ा खुश था कि आज रात को जब पापा लौटेंगे तब चमचमाता हुआ घड़ी लेकर के आएंगे जैसा उन्होंने कहा था। मैं तो एक जगह पर बैठता ही नहीं था, कब शाम होगी, कब रात होगी, कब रात के 9 बजेंगे और कब पापा आएंगे। कभी कभी मैं पापा का लेने के लिए बस स्टैंड भी पहुंच जाता था, जो हमारे गांव का बस स्टॉप था। मेरे गांव से लगभग 1 सवा किलोमीटर की दूरी पर था, कोई विशेष दूरी नहीं था। मेरे पास में साइकिल हुआ करती थी उन दिनों, तो मैं अपनी साइकिल लेकर के चला जाता था। जब मौसम बढ़िया होता था तब माँ जाने देती थी, और जब मौसम ख़राब होता था जैसे सर्दी का टाइम हो तब मुझे माँ बिल्कुल नहीं जाने देती थी। लेकिन आज जो मौसम था बिल्कुल साफ सुथरा था, गर्मी का टाइम था, आसमान में चांद भी निकला हुआ था। मैं तो सुबह से ही इस चीज़ का प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरे पापा मुझे रिस्ट वॉच देंगे। माँ मेरी सब कुछ समझ रही थी, मैं जो उतवालापन दिखा रहा था, मैं खुशी से झूम रहा था। माँ कहती थी चिंता मत कर, तेरे पापा तेरे लिए घड़ी लेके आएंगे। वो जाते जाते मुझसे बोल के गए थे, वो लेके आएंगे, मेरा मानना है वो भूलेंगे नहीं। अब रात हो चुकी थी, शाम से अब रात अब होने जा रही थी। लगभग 8 बज चुका था। 9 बजे वाली बस से वो आते थे। मैं माँ से कहने लगा कि माँ देखो आज आसमान में चांद भी है, मौसम भी साफ है, तो मैं पापा के लेने के लिए जाऊँ। माँ तो पहले मना करने लगी, अरे तेरे पापा खुद ही चले आएंगे, तू क्यों जाएगा, क्यों परिश्रम करेगा, रात का टाइम है बेटा, रहने दे। मैं कहता हूँ कि नहीं माँ, पापा पैदल आएंगे ना, मैं सारा सामान साइकिल पर रख लूँगा और पापा साइकिल चलाएंगे, अब मैं बैठ के उनके साथ में आ जाऊँगा, तो जल्दी हम आ जाएंगे। माँ समझ रही थी कि ये घड़ी के लिए सब कुछ मैं व्याकुल हूँ, और तब कहती है कि देख ले बेटा, मैं तो तुझको बोलती नहीं हूँ कि तू जा, लेकिन जब तू जिद कर रहा है तो संभल के जाना। इसके बाद मुझे आज़ादी मिल चुकी थी। मैं साइकिल अपना उठाता हूँ और फिर रोड के साइड में चला जाता हूँ। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, मैं 9 बजे तक खड़ा होकर के इंतज़ार करने लगता हूँ। बस तो आती है, लेकिन पापा किसी बस में से मुझे उतरते हुए दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे रात बढ़ते जाती है, मुझे लगा कि ये बस नहीं है, शायद पिछली वाली बस में आएंगे।
इस तरह करते करते 5 बस निकल चुकी थी और तब रात का 10 बज चुका था। अब जो मौसम तो था बिल्कुल साफ सुथरा, आसमान में चांद निकला हुआ था। वहाँ पर अब कोई मुझे जनमानस दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल वो जगह सुनसान हो चुकी थी। मुझे कई बार शंका होने लगी, क्या मेरे पापा आएंगे भी या फिर आज नहीं आएंगे। लेकिन घड़ी की लाने की खुशी इतनी थी, अरे जरूर आएंगे। माँ से बोले होंगे, मैं बोले हुए हैं, माँ भी बता रही थी, तो जरूर आएंगे। हमें इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। रात का 10:30 बज जाता है, लेकिन अभी भी मुझे पापा दिखाई नहीं देते। हाँ, उसके बाद में एक ही बस आई थी और वो बस रुकी है, उसमें से सवारी उतर के दूसरी साइड गांव की तरफ चल देते हैं। पापा मुझे कहीं नज़र नहीं आते। हाँ, तब मैं निराशा से भर जाता हूँ। मुझे लगने लगा कि पापा आज नहीं आएंगे क्या, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था। हर शनिवार को शनिवार पापा घर में आते थे, चाहे कितने भी व्यस्त हों, क्योंकि संडे उनकी छुट्टी हुआ करती थी और संडे घर में आराम करते थे और मंडे को सुबह सुबह ही बस पकड़ करके अपने काम पर निकल जाते थे। यही तो रूटीन चलता आ रहा था काफ़ी दिनों से। आज क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए, कौन से काम में व्यस्त हो गए। मैं चिंता तो करने लगा था। अब मेरा तो मन उदास हो चुका था घड़ी के कारण से। पापा का आना आना जो था वो तो अलग बात थी। पापा का कम चिंता था, मुझे घड़ी की चिंता उस टाइम ज़्यादा था। अगर पापा आ जाते तो घड़ी भी लेके आती ना। मैं उस टाइम में इतना घड़ी के ख्वाब में डूबा हुआ था कि पापा कहाँ हैं, क्यों नहीं आए, उसको मुझे विशेष चिंता नहीं थी। बस चिंता थी मेरी घड़ी की, वो आ जाते तो मेरी घड़ी भी आ जाती। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, बालक बुद्धि था मेरे में। अब इसके बाद जब कोई बस अब दिखाई नहीं देती और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहता हूँ, तब मुझे निराशा ही हाथ लगती है। अब शायद बस अब रात का सेवा समाप्त हो चुकी थी, तभी तो बस कोई दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगने लगा कि अब मुझे अपने गांव चलना चाहिए। माँ भी इंतज़ार कर रही होगी, मेरी भी चिंता कर रही होगी। चल के मैं मुझे बताना चाहिए कि आज की पापा लौटे नहीं हैं, बस में मुझे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। इसके बाद मैं साइकिल स्टार्ट कर लेता हूँ, साइकिल पर बैठ जाता हूँ, लेके चलने लगता हूँ। कुछ ही देर में जब आगे बढ़ता हूँ तब एक औरत की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, अरे बेटा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। जानी पहचानी आवाज़ तो लगी थी, लेकिन थी कौन ये औरत। खैर चांदनी रात थी, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी उस औरत को देखा नहीं था। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कौन है, क्यों मुझे रोक रही है, बात क्या है। मैं रुक जाता हूँ। तब वो औरत मेरे पास में आती है। जब पास में आती है ना, तब चांद की रोशनी में उसका शक्ल देखता हूँ। देखने में 40 से 45 या 50 साल के आसपास में होगी। बाल जो थे हल्का फुल्का सफ़ेद हो चुके थे, आंखें कुछ बड़ी बड़ी थी, आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। तो मैं अभी उसको चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था कि कौन है भाई। आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब मैं कहता हूँ, आंटी जी आवाज़ तो आपकी मैं कहीं सुन रखा हूँ, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप किसके घर की हैं, आप मेरे गांव की हैं। तब वो औरत हंसते हुए कहती है, हाँ भाई मैं भी तुम्हारे गांव की ही हूँ, मैं भी गांव ही चलना है, मेरे को आप साइकिल पर लेके चलोगे। मैं अब आसपास में देखता हूँ कि आखिर ये कहाँ से आई। बस तो कोई रुकी नहीं, मैं तो काफ़ी देर से इस जगह पर खड़ा हूँ, तब ये कहाँ आई, कहाँ से, कहीं से पैदल चल कर के आंटी आ रही क्या। तब मैं कहता हूँ कि आंटी बस तो कोई रुकी नहीं, तो आप कैसे आ गई, पैदल आ रही थी क्या कहीं से। कहने लगी, हाँ बेटा बस मुझे मिली नहीं, अब मुझे कोई दूर से थोड़ी आना था, तो मैं पैदल ही चल पड़ी। अब ज़रूरी काम था तो पहुँचना भी था, और तब तक तुम दिखाई देती है। औरत की बात सुनकर के मैं फिर उसको पहचानने की कोशिश करने लगा कि किसके घर की है ये आंटी।
हमारे गांव की तो बता रही है, लेकिन मैंने इसको कभी देखा नहीं है। आवाज़ तो ज़रूर सुनी सुनी सी लग रही है। मैं दोबारा उनसे पूछता हूँ, आंटी हमारे घर में किसके परिवार के अब साथ में रहती हो आप? किसके घर की हो? तब कहती, छोड़ो फिर, अब तुम्हें मुझे अब लेके चलना है कि नहीं लेके चलना है? सीधी सी दो टूक में बात करती है। मैं उस आंटी को देखता हूँ। अब मैं सोचने लगता हूँ कि मैं तो जा ही रहा हूँ अपने गांव पर। अब मेरे पास पापा तो है नहीं, मैं भी अकेले हूँ, तो क्यों ना इस आंटी को लेते चलूँ। तब मैं कहता हूँ, आंटी नाराज मत होइए, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं आपको पहचान नहीं पाया था ना, इसलिए मेरे मन में थोड़ा डाउट था। खैर आप मत बताइए, मैं आपको लेके चलूँगा। वो बैठने को तैयार हो जाती है। आज मैं उसको बिठा भी लेता हूँ कैरियर पर। कुछ ही दूर मैं लेके आगे चलता हूँ। तब कहती है, अरे रुको रुको, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मैं साइकिल रोक देता हूँ। मुझे लगा कि कोई बस तो नहीं रुकी है, पापा तो नहीं आ गए हैं। मैं ज़रा खुश हो जाता हूँ, साइकिल से उतर जाता हूँ। वो औरत भी उतर जाती है और मैं साइकिल स्टैंड पर लगा करके मैं उस तरफ देखने लगता हूँ जिधर वो औरत कहती है कि रुको रुको, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, जैसे कोई आवाज़ दे रहा है, रुको रुको। मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं देखता हूँ कि वो दूर से देखने में मेरे पापा की तरह ही दिखाई दे रहे थे, कद काठी, लेकिन थोड़ा दूरी थी, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन कोई बस भी तो नहीं रुकी थी, तो आखिर मेरे पापा कैसे आ सकते हैं? मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा था, सोच में पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि यहाँ पर क्यों खड़ा रहूँ, थोड़ा दौड़ जाते हैं, और बालक बुद्धि तो थी ही, मैं आगे की तरफ रेस लगा देता हूँ। तब वो औरत कहती है, अरे रुको रुको, ज़्यादा दूर मत भागो, पता नहीं कौन है। लेकिन मैं उस औरत की बात को अनसुनी कर देता हूँ। जब मैं जाता हूँ ना, वास्तव में मेरे पापा ही थे। वो पैदल आ रहे थे, बस से क्यों नहीं आए? मैं पापा को देख करके बड़ा खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ, पापा आप बस से क्यों नहीं आए? मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। पापा मुझे देख कर मुस्कुराते हैं। कहते हैं, बेटा मैं तो बस से ही आ रहा था। हमारी जो बस है ना, जब मैं शहर में बैठा था और उसी टाइम से ही वो खराब चल रही थी। थोड़ी देर चलती थी और फिर कोई ना कोई खराबी आ जाती थी। उस बस में बैठ कर तो मैं परेशान हो चुका था। मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं अब सही टाइम पर घर पहुंच पाऊंगा। और देखो वही हुआ, बीच में 4 जगह वो बस खराब होगी। अब फिर इस स्टेशन से बहुत पहले ही आखिरी बार वो खराब हो जाती है, और उसके बाद ड्राइवर कहता है कि अब ये बस चलेगी नहीं, अब तो कल ही जब मैकेनिक आकर के सही करेंगे और तब चल पड़ेगी। तुम कब से यहाँ खड़े हो और इतनी रात को तुम अकेले कर क्या रहे हो? तब मैं कहता हूँ कि मैं अकेले कहाँ हूँ, वो आंटी भी है ना, आंटी मेरे साइकिल के पास में खड़ी है। मेरे पापा हंस के कहते हैं, कौन से आंटी, कौन से आंटी को साथ में लेके आया तो? तब मैं कहता हूँ, पापा मैं लेके नहीं आया हूँ, वो आंटी पैदल ही आ रही थी और वो कह रही थी कि हमारे गांव की है। और मैंने उनसे कई बार पूछा कि आवाज़ तो उनकी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन आंटी कौन सी घर की है हमारे गांव में बताती नहीं है। पापा अपने पीठ पर बैग डाल रखे थे। कहते हैं, चल बहुत देर हो चुका है, मैं तो बड़ा थक गया हूँ, चल जल्दी से निकलते हैं घर पर। जब हम साइकिल के पास में आते हैं ना, तब वो आंटी कहीं पर नजर नहीं आती है। मैं दूर दूर तक देखता हूँ। पापा कहते हैं, कहाँ तेरी आंटी, कहाँ है तेरी आंटी, किस आंटी के साथ में था? मैं कहता हूँ कि आंटी तो यहीं पर खड़ी थी, मैं उनको छोड़ करके आपकी तरफ दौड़ करके गया था। इसके बाद आंटी का पता ही नहीं है। चारों तरफ हम दोनों लोग, पापा मैं, उस आंटी को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंटी तो जैसे हवा में गायब हो गई थी। खैर हम ज़्यादा देर वहाँ पर इंतज़ार नहीं करते हैं। मैं 2-3 बार आंटी आंटी का आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन जब आंटी कुछ जवाब नहीं देती, ना जाने कहाँ चली गई थी, तब पापा कहते हैं, चलो भी। अब इसके बाद मेरे पापा साइकिल संभाल लेते हैं। अब मैं कैरियर पर बैठ जाता हूँ पापा का बैग लेकर के। अब फिर मैं पूछता हूँ, पापा मेरी कलाई वाली घड़ी लाए हो ना? तब पापा कहते, अरे ले, मैं तो फिर भूल गया। मैं उदास हो जाता हूँ। तब पापा खिलखिला के हंस देते हैं और कहते हैं, लाया हूँ लाया हूँ,
चिंता मत कर, घर पे चल के यहीं पे तुझे दिखाऊं। मैं शांत हो जाता हूँ लेकिन बहुत खुश हो जाता हूँ। हम दोनों घर पहुँच जाते हैं। माँ मेरी चिंता कर रही थी, मुझे देख करके डांटते हुए कहने लगी, इतना देर कैसे लगा, इतना देर कैसे लगा। तब पापा कहते हैं, भाई इसका दोष नहीं है, कसूर इसका नहीं है, कसूर मैं जिस बस में बैठा था वो थकी हुई थी, कुछ देर चलती थी फिर खराब हो जाती थी और इसी वजह से लेट हो चुका है, कोई बात नहीं। अब 20 के बाद हम घर में आ चुके थे। पापा मुझे और कलाई की घड़ी दिखाते हैं जो चमचमाती हुई मुझे नजर आती है। झट से मैं पहन लेता हूँ, मुझ पर ज़्यादा ही फब रही थी। मैं पापा से कहता हूँ कि कलाई घड़ी मेरे हाथ पर कैसी लग रही है। पापा कहते हैं मस्त लग रही है। लेकिन माँ मुझसे नाराज लग रही थी, शायद इतना देर मैं अकेले था वहाँ पर, माँ थी ना, चिंता कर रही थी। खैर उस रात को बात अब यहीं तक समाप्त हो जाती है। और इसके बाद मैं, गर्मी का टाइम था तो मैं छत पर ही अक्सर सोया करता था। मैं अपने बिस्तर छत पर डाल देता हूँ और इसके बाद मैं नींद में आ जाता हूँ। जैसे मुझे कोई जगा रहा हो, उठो उठो मेरा नाम लेकर के, विजेंद्र विजेंद्र उठो उठो। मैं आंखें खोल करके उठ के बैठ जाता हूँ। मुझे वही औरत जो बस स्टैंड पर थी, जो मुझे मिली थी, जो आंटी का कह मैं बुला रहा था, वही आंटी मुझे दिखाई देती है मेरी छत पर, मेरे बिस्तर के पास खड़ी होकर के मुझे जगा रही थी। और जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं एकदम कहता हूँ, आंटी आप यहाँ पर कैसे, आप मेरे घर के अंदर तक कैसे आ गई, आज छत तक कैसे पहुँच गई। और तब कहती है, शांत रहो शांत रहो, चीखो मत, चिल्लाओ मत। मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ कि आंटी यहाँ पर क्यों आई हैं, इनका आने का मकसद क्या है। और तब मैं थोड़ा सा खामोश हो जाता हूँ। लेकिन अभी तक मैं डरा नहीं था। मैं डरूं क्यों, अपना घर था, अपना छत था, नीचे मेरे मम्मी पापा थे, तो डर किससे। जरा सी भी कोई बात होती तो मैं अपने पापा का आवाज़ लगा सकता था। और तब वो औरत मेरे बिस्तर पर बैठ जाती है। हाँ, कहती है, तुम्हें मिठाई खाना पसंद है। मैं कहने लगा कि फिर मिठाई खाना तो मुझे पसंद है, लेकिन इस रात में आप मेरी छत तक कैसे पहुंची, कैसे आ गई, मेरे घर का दरवाज़ा बंद है तो दरवाज़ा कैसे खुला। और तब कहती है कि तुम ज़्यादा सोचो विचारो मत, तुम्हें मिठाई खाना पसंद है ना, तो मिठाई खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आई हूँ। मुझे ज़बरदस्ती हाथ में अपने एक थैला लिए होती है, उसमें से मिठाई निकाल करके मेरे हाथ में देती है। मिठाई बड़ा देखने में खुशबूदार था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मेरी मिठाई मेरी कमजोरी थी, मैं मीठा पर ज़्यादा आकर्षित रहता था और उस मिठाई में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और वो मिठाई को खा लेता हूँ। जैसे ही मिठाई खाता हूँ ना, पूरा शरीर ऐसा लगता है कि ठंड से भर गई है। वो मिठाई खाते ही मुझे ठंड का एहसास होने लगता है। अब मैं कहता हूँ, आंटी ये कैसी मिठाई आपने दे दी, अब मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। तब कहती है, ठंडा नहीं है, तुम्हें मिठाई का आनंद लेना चाहिए और देखना कुछ देर के बाद में बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। लेकिन कुछ देर के बाद मैं अपने होश हवास में नहीं था। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मेरे पापा, मेरे मम्मी मुझे आंगन में खाट पर लिटा रखे थे, अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग भी आए हुए थे। मैं इतना भीड़ देख करके घबरा जाता हूँ। और वो रात का वक्त नहीं था, दोपहर हो चुका था, सूरज आसमान में चमक रहा था। अब मैं इतना सारा भीड़ देख करके मैं एकदम घबरा कर चीखने लगता हूँ। और तब पापा कहते हैं, कैसा आप है, आप पहचान रहा है सबको, मैं कौन हूँ, ये कौन है। मैं कहता हूँ, हाँ आप मेरे पापा हो, ये मेरी मम्मी है, ये फलाने अंकल हैं, ये फलानी आंटी है। मैं अब सबको नाम लेके बुलाने लगता हूँ। अब फिर कहता, मुझे क्या हुआ है, मैं तो रात को छत पर सोया हुआ था। और इसके बाद मुझे वो बात याद आ जाती है, आंटी वाली। और तब मैं कहता हूँ, अरे पापा मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर हम साइकिल लेकर खड़े हुए थे, आपको लेने के लिए गया था, वहाँ पर एक आंटी भी आई थी। वो आंटी कह रही थी कि मुझे अपने गांव तक ले चल। मैं उनसे कई बार सवाल जो पूछा था, आप किसके घर की हो, तो बताई नहीं थी। और इसके बाद आप आते हुए दिख गए थे।
और उसके बाद वही आंटी छत पर आई थी। मैं उनसे पूछा भी कि आंटी, मेरे घर का दरवाज़ा बंद है, तो आप मेरी छत तक कैसे पहुंची? तब कहने लगे, खैर इसकी बात को छोड़, मैं बाद में बताती हूँ। तुझे मिठाई खाना पसंद है ना, तो तेरे लिए मैं बहुत खुशबूदार मिठाई लेकर आई हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। हाँ, मैं मिठाई खाता हूँ, अब पूरा शरीर मेरा ठंडा होने लगता है और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। पापा और बाकी लोग मेरी कहानी सुन करके एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगते हैं। कौन सी आंटी बेटा? किस आंटी की बात कर रहे हो? कैसा शक्ल था उसका? उसके बाल हुलिया कुछ बताओ। आवाज़ कैसी थी? तब मैं कहता हूँ, आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं उनके जैसा मैंने अपने गांव में किसी को देखा नहीं। ओह, मैं पहचान नहीं पाया कि किसके घर की हैं। हाँ, आवाज़ सुनूंगा तो मैं ज़रूर पहचान लूँगा। मेरे मम्मी पापा गांव के लोग एक साधु बाबा थे। हमारे गांव में एक फक्कड़ बाबा रहा करते थे। वो तंत्र मंत्र का काम करते थे। उनको मेरे मम्मी पापा ने बुलाया था और उन्होंने तंत्र मंत्र करके मुझे सही किया था। और तब वो फक्कड़ बाबा कहते हैं कि अरे नौजवान, तू उस औरत का ज़रा हुलिया बता। देखने में तुझे कैसी लग रही थी, कैसा कपड़ा पहने हुए थी, सब कुछ मुझे एक एक चीज़ बता उसका, जितना तुझे याद है। तब मैं जो अपने दिमाग पर लगाता हूँ और फिर जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैं फक्कड़ बाबा को बताने लगता हूँ। हाँ, जब मैं पूरा हुलिया बता देता हूँ ना, तो फक्कड़ बाबा एकदम मेरी मम्मी पास कहते हैं कि मैं आपको नहीं कह रहा था, मुझे लग रहा था कि वही होगी, वही है। आपके लड़के ने सब कुछ आपके सामने बता दिया। वो जो वेशभूषा बताया है ना आपका लड़का, सेम वही है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो कौन थी आंटी? ये फक्कड़ बाबा मेरे मम्मी पापा से क्या बात कर रहे थे? हुआ क्या था? पूरी कहानी तो मुझे पता भी नहीं था। आखिर मुझे ऐसा क्या हुआ था? अब मैं अपनी मम्मी पापा से कहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तब मम्मी तो नहीं, फक्कड़ बाबा बोलना शुरू कर देते हैं। पापा अभी मुंह भी नहीं खुले थे और तब तक फक्कड़ बाबा सारी बात मुझे बताने लगते हैं कि देख बेटा, जो साइकिल के पास तेरी औरत मिली थी ना, थी इसी गांव की, लेकिन अभी की नहीं, आज से बहुत साल पहले, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, तब उसकी मौत हो गई थी। और वहाँ पर जो पास का श्मशान है, जहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर तो खेत में शमशान है, उसका दाह संस्कार वहाँ हुआ था। लेकिन वो मर करके भी मरी नहीं थी, उसकी आत्मा उसी जगह पर भटकती रहती थी। जो ऐसा कोई गांव का व्यक्ति रात को दिखता था तो उसके साथ वो जाने की कोशिश करती थी, और हर किसी को तो दिखाई नहीं देती थी। गिने चुने लोग जो गांव के थे उन्हीं को नजर आती थी, और जो लोग पहचानते थे वो तो डर के मारे भाग जाते थे। अरे, ये तो इसकी मौत पहले हो चुकी है, ये अब कैसे यहाँ पर दिख रही है? वो लोग भाग जाते थे। लेकिन तुमने बेटा अब उनको देखा नहीं था ना, और इसलिए तुम धोखा खा गए। और रहा तुम्हारी आवाज़ का, तो ऐसी ही आवाज़ उस घर में एक औरत की भी है। वो आवाज़ को जरूर तुम पहचान लोगे। आवाज़ किसकी थी तब वो बताने लगते हैं, और तब मैं समझ जाता हूँ कि माजरा क्या है। मैं डर से कांपने लगता हूँ, और तब कहते हैं, अरे अब डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की अभी कोशिश भी नहीं किया था, अभी तो तुम्हारी शुरुआती टाइम था। अगर आज रात तक तेरे अंदर में रह जाती, तब तुझे नुकसान जरूर पहुंचाती। अभी तो शुरुआती लक्षण था, जैसे वो लोगों के साथ में किया करती थी। तुम्हें तो वो ना जाने कौन सी मिठाई खिलाई थी, और इसकी वजह से तू बेहोशी में चला गया था, और इसके बाद तुझे होश नहीं आया था। रात को जब तुझे कुछ याद नहीं होगा, पकड़ बाबा बता रहे थे, हाँ, तू सपने में जैसे लग रहा था कि तू उसी जगह पर है, रोड के किनारे अपनी साइकिल लेकर करके। तू आंटी आंटी चिल्ला रहा था, जैसे आंटी तेरे सपने में तेरे साथ में वही खेल खेल रही थी। तेरी आवाज़ सुनकर तेरे मम्मी पापा का नींद खुल जाता है। तब वो छत पर पहुंचते हैं। तू अपने होशो हवास में नहीं था, तू छत पर इधर से उधर भटक रहा था। तेरी आंखें बंद थी, एक झूठा कदम तुझे जमीन पर खेत में ले जाकर पटक देता, तू छत से गिर भी सकता था। तुझे कुछ याद नहीं है,
ना तू होश में था। तेरे मम्मी पापा तुझे जगाने की कोशिश करते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू होश में नहीं आता। तुझे नीचे लेके आते हैं, खाट पे लिटाते हैं, और इसके बाद तू बेहोशी में चला जाता है। और जब मैं आता हूँ, तंत्र मंत्र करता हूँ, और तब जाकर के तू होश में आता है। ये कहानी जब मैं से बाबा से सुनता हूँ, फक्कड़ बाबा से, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। क्या मैं एक भूतनी के साथ में था? वो भूतनी थी जो मेरे साइकिल के पास में आई थी और मेरे साथ जाने की जिद कर रही थी। मैं और डर जाता हूँ। क्या वही छत पर आई थी मुझे मिठाई खिलाने के लिए, जो मुझे मिठाई खिलाई थी? और वो मेरे साथ में क्या करना चाहती थी? मुझे क्या उसका मतलब था, मैं समझ नहीं पाता हूँ, और ना मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैं तो खौफ में भर जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ पूरी कहानी सुन करके। और तब फकड़ बाबा कहते हैं कि अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। तेरे गले में तेरे लिए रक्षा कवच बना के डाल दिया हूँ। जब तक रक्षा कवच रहेगा तेरे पास में, वो भटकेगी भी नहीं। हाँ, वो आने की कोशिश करेगी, लेकिन तेरे पास तुझे छू भी नहीं पाएगी। मैं अभी भी डरा हुआ था। तब मम्मी पापा कहते हैं कि ना बेटा, फकड़ बाबा सही कह रहे हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अभी रात दिन तुम्हें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, अंधेरी जगह में जाने से बचना पड़ेगा। फक्कड़ बाबा मुझे बता रहे थे, और कुछ दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद में वो आंटी मुझे कभी देखी नहीं थी। आखिर वो मुझसे क्या चाहती थी? क्यों मेरा पीछा कर रही थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी? उस मिठाई में मुझे क्या खिलाई थी, और जिसके वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई थी? मैं अपने आप को भूल चुका था। हाँ, मैं तो छत से गिर भी सकता था। जब तक पापा मुझे आकर रोकते नहीं, तो शायद मेरी गिर कर के मौत भी हो सकती थी। क्या वही चाहती थी क्या? लेकिन इस पहेली को मैं आज तक समझ नहीं पाता हूँ। आखिर उस औरत का, उस आंटी का मनसा क्या था? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, विजेंद्र जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाई वाले बटन को अवश्य दबाइएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।